आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर साल का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ करने के लिए जिनपिंग ने नई साजिश रची है। पाकिस्तान को पहले ही गुलाम बना चुका चीन अब नेपाल को भी अपने शिकंजे में लेने जा रहा है। हम आपको ड्रैगन की नई ढाई चाल के बारे में आज बताने जा रहे हैं और भारत का काउंटर अटैक क्या है यह भी आपको दिखाएंगे। आपको पाकिस्तान भी लेकर चलेंगे जहां उसके पाले पोसे गए आतंकी ही अब उसके लिए भस्मासुर बनते नजर आ रहे हैं। टीवी पर पहली बार पुख्ता प्रमाण के साथ पाकिस्तान के आतंकी प्लान को आज टीवी 9 भारतवर्ष एक्सपोज करने जा रहा है। पहली बार कैमरे पर आतंकी बोलेगा और पाकिस्तान के पाप के सारे प्रमाण आपके सामने रखेगा। और आपको बता दें, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिनसे वाकिफ कराना आज आपको जरूरी है और उस पर इन एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट एडिटर रहे हैं हिंदू के साथ, जो कि बीजिंग का न्यूज़पेपर है। इसके अलावा हमारे साथ बीरेंद्र केएम साहब मौजूद हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट काठमांडू से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और गुलाम अब्बास साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की खबर है वो आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष पर चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। टीवी पर पहली बार शी जिनपिंग का प्लान नेपाल सामने आया। पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं जिनपिंग। पाकिस्तान में होने वाली है एक बड़ी बैठक। इस बैठक में नेपाल को भी न्योता दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं शी जिनपिंग। पाकिस्तान और चीन के बीच जबरदस्त मेल मिल्लत का दौर देखा जा रहा है और चीन की शय पर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो दुनिया के सामने है। किस तरह से एलएसी पर चीन तो एलओसी पर पाकिस्तान हालात खराब करने की कोशिश बार बार कर रहा है। और अब बड़ी खबर यह है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और इस अहम बैठक में नेपाल को भी न्योता दिया गया है। यानी एक त्रिकोण बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पड़ोसी मुल्कों द्वारा, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। और टीवी 9 भारतवर्ष पर ड्रैगन का प्लान सीपैक का नाम अब हिमालयन कॉरिडोर होगा, यह भी जानकारी मिल रही है। सीपैक से नेपाल को भी जोड़े जाने का प्लान है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। यानी सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसमें अभी पाकिस्तान और चीन मिलकर यह कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें नेपाल को भी जोड़ने का प्लान सामने आया है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। भारत के खिलाफ नेपाल को भी खड़ा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह जो साजिश है शी जिनपिंग की वो सामने आती है। लेकिन भारत के खिलाफ इस प्लान का मतलब क्या है, मायने क्या है, यह खौफनाक प्लान जो है यह किस ओर इशारा कर रहा है? आइए बिग वॉल के जरिए हम जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के खिलाफ जिनपिंग का खौफनाक प्लान देखिए। भारत के पड़ोसी देशों को जाल में फंसाता हुआ नजर आ रहा है चीन। शी जिनपिंग की यह प्लानिंग है और इसी वजह से यह सारी तैयारियां जो है नजर आ रही हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को जाल में फंसा चुका है चीन, ऐसा अभी तक नजर आ रहा है। और इन तमाम पड़ोसी मुल्कों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भारत के करीबी नेपाल को भी जाल में फंसाने की बड़ी साजिश रची गई है और यही वजह है कि नेपाल का रुख देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ कैसा बदला बदला सा नजर आ रहा है, जिससे कभी रोटी बेटी के रिश्ते हुआ करते थे। सीपैक के जरिए पाकिस्तान को पहले ही गुलाम बना चुका है चीन। ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से सीपैक के नाम पर पीओके और पाकिस्तान को कब्जाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान साथ दे रहा है चीन का इसमें। अब सीपैक का विस्तार करने की फिराक में ड्रैगन नजर आ रहा है, चीन नजर आ रहा है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए नेपाल को भी साथ मिलाया जा रहा है। 27 जुलाई को चीन ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की थी, एक अहम मीटिंग हुई थी, इसमें भी बहुत सारी प्लानिंग्स हुई हैं। बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने बड़ी साजिश का खाका तैयार किया और यह बताया गया कि कैसे जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं
उनको जोड़ा जाए इसमें। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि हिंदुस्तान क्या करे, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। सीपैक चीन के बिल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और चीन और पाकिस्तान, इसीलिए देखिए सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन और पाकिस्तान मिलकर इसे बना रहे हैं और अब इसमें नेपाल को जोड़ने की फिराक में है। चीन इसे हिमालयन कॉरिडोर का नाम देकर काठमांडू तक ले जाना चाहता है, यानी ग्वादर से नेपाल को जोड़ने की कोशिश है। काठमांडू से लहासा तक चीन पहले ही रेलवे लाइन बिछा रहा है। देखिए कैसे चीन जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है, ये क्लियर होता है इससे। भारत को इस खौफनाक प्लान का काउंटर जल्दी करना होगा। भारत क्या करे, ये आज जब हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि अब हमारा क्या रुख होना चाहिए, हमारा काउंटर अटैक क्या होना चाहिए। भारत को पाकिस्तान से पीओके को जल्द से जल्द लेना होगा और हम डंके की चोट पर यह बात कह चुके हैं कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे। भारत को पीओके में चीन पाकिस्तान की मनमानी रोकनी होगी, क्योंकि पीओके में इस वक्त सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर एक तरह से पीओके पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है चीन भी। यह मौजूदा स्थिति है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मैं एक बार यह चाहूंगा कि बताया जाए कि और हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ चुके हैं और जनरल बख्शी हमारे साथ हैं या नहीं। लेकिन हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि नेपाल इस हद तक जाकर चीन के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, सारे पुराने रिश्तों को भुला दिया जाए? समीर, बिल्कुल सही बात आपने कहा। और मैं आपको बताऊं कि जियोपॉलिटिक्स में जैसा हम नक्शे पर देखते हैं, रियलिटी उससे काफी अलग दिखती है। चीन की ये मंशा है कि वो भारत के खिलाफ जो तमाम पड़ोसी मुल्क है उसको वो एकजुट करे और कई बार वो कोशिश करते हुए दिखते भी हैं, लेकिन फिर एक स्तर के बाद वो कोशिशें धाराशायी हो जाती है। नेपाल से पहले मैं आपको उदाहरण दूं कि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में, मालदीव में चीन ने कैसी कोशिशें की, लेकिन परिणाम क्या निकला। एक बार फिर श्रीलंका और मालदीव को रियलाइज हुआ और वो चीन से दूर होने लगे। बांग्लादेश को जल्दी समझ में आ गई, बांग्लादेश ने भी चीन को ठेंगा दिखा दिया। अब नेपाल की बात करते हैं। 27 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री ने कोविड की एक बैठक के बहाने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। और उसमें यह कहा कि आप लोग भी पाकिस्तान की तरह हमारे साथ सीपैक में जुड़िए, आपका भी डेवलपमेंट होंगे और दिन के सपने दिखाते हैं कि हम लद्दाख से सीपैक को लेकर आ जाएंगे। नेपाल का हर आदमी वास्तविक तौर पर यह समझता है कि अगर चीन से हम कोई सामान मंगाते हैं तो भारत की तुलना में वो 100 गुना ज्यादा पड़ेगा अगर वो लद्दाख के किसी भी कॉरिडोर के जरिए आता है। इसीलिए ये सब कुछ कागजी ज्यादा है, ये सब कुछ एकेडमिक बहस का ज्यादा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ओली और उनकी टीम के कुछ लोग ने जो अभी व्यवहार किया है चीन की शव पर, इसके बाद ये मन में एक आशंका जरूर है। लेकिन मैं आखिरी शब्द कहूंगा कि भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हाँ, सतर्कता बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि नेपाल को भी देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। बीरेंद्र केम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं नागरिक टाइम्स काठमांडू के, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। बीरेंद्र जी, क्या मंशा नजर आती है नेपाल में बैठकर? आप इस वक्त क्या कहेंगे, वहां पर क्या चल रहा है? किस तरह से राजनीति नेपाल की बदलती हुई नजर आ रही है? किस तरह से नेपाल की सरकार के सुर हिंदुस्तान के लिए बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरह से नेपाल ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है क्या? बिल्कुल नहीं समीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके TV9 पूरा टीम को। लेकिन मैं काठमांडू से जो देख रहा हूं, कल ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का, हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का कल ही एक बड़ा इंटरव्यू आया है, 1 घंटा का इंटरव्यू आया है। और वो इंटरव्यू में उन्होंने बेबाक बोला है, खास करके भारत को लेकर भी बोला है, अपना अंदरूनी पार्टी को लेकर भी बोला है। तो हमने तो, हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है हम तो उसको आधिकारिक मानेंगे। उन्होंने बेबाक बोला है कि हम भारत के साथ दोस्ती ही चाहते हैं, हम भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं और भारत हमारा अभिन्न अंग है, भारत हमारे कूटनैतिक संबंध से ऊपर वाला संबंध का है, यानी कि हम भारत को अहम देते हैं। लेकिन
भारत द्वारा जो हमारे ऊपर व्यवहार किया गया, भारत द्वारा जो हमारे ऊपर जो जिस तरह से हैकमवादी वाला व्यवहार किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। हम स्वतंत्र देश हैं, हम अपना स्वाधीन राष्ट्र को स्थापना करना चाहते हैं, मित्रता दोनों देश के बीच में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम भारत की इशारा को जो है ऑर्डर नहीं मानते। वीरेंद्र जी, किस इशारे की बात आप कर रहे हैं? किस तरह परेशान करने की कोशिश की गई? क्या कर दिया गया भारत की तरफ से ऐसे जिससे आपको यह लगा कि नहीं, पुरानी मित्रता जैसी वाली बात नहीं है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही ना किसी के। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, मैं यही बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जो बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई राय नहीं। लेकिन उनके इस इंटरव्यू में कही गई बातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और उनके पहले के बयानात हिंदुस्तान के लिए बहुत फर्क है ना सर, आप भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है। अब मैंने बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए, जब तक पॉलिटिकली लेवल पे संबंध नहीं बनेगी, जब तक पॉलिटिकल के बीच में बातचीत नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियां के बीच में बातचीत नहीं होगी, क्योंकि नेपाल और इंडिया कोई अलग अलग धार नहीं है। जैसे ही वहां पे राजनीति होती है, उसी तरीका से नेपाल में भी राजनीति होती है। लेकिन ये इस बात को हमको मानना जरूरी होगा कि नेपाल में अभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारत कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में उस समय नेपाल कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो दोनों के विचारें मिलती थी। अभी वास्तविकता यह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो मूल बातें वहां पे है कि राजनीतिक पार्टी के बीच में भी संबंध नहीं है। और नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी तब तक चीन का हुक्म बजाता रहेगा नेपाल, ये मान लिया जाए? मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा को ठीक है। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अनेजा साहब, आपको क्या लगता है अब ये जो नेपाल के रंग ढंग नजर आ रहे हैं? सर मैं आता हूं जीडी बख्शी साहब, इसके बाद फौरन में आता हूं आपके पास। अतुल अनेजा साहब, छोटा सा एक कमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना की तरफ से एक रीजनल अप्रोच आ रही है इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। और उसमें जैसे आपके संवाददाता ने भी कहा कि उसमें जुड़ा है नेपाल, बांग्लादेश, ये चीन की तरफ से कोशिश है कि इन सबको जोड़ें, साउथ एशियन कंट्रीज़ को जोड़ें, म्यांमार को भी जोड़ें। जी। और ये कॉरिडोर्स बना के जोड़ें। जैसे सीपेक की आपने बात की, वो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। म्यांमार के साथ सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको पुश कर रहे हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ। और उसी तरह से क्लियरली कोशिश की जा रही है श्रीलंका, मालदीव्स और खासकर नेपाल से हाल में ही कि किसी तरह से भारत का प्रभाव जो रीजन में है उसको कम किया जाए। ये साजिश एक रीजनल लेवल पे चल रही है, इसीलिए भारत का जो अप्रोच है वो एक सिर्फ बायलैटरल अप्रोच नहीं हो सकता। भारत का जो काउंटर होगा इसका, उसको भी एक रीजनल डायमेंशन उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। काउंटर क्या हो, भारत की तरफ से काउंटर अटैक क्या किया जा सकता है, इससे कैसे डील किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और जीडी बख्शी साहब का रुख करें, मैं उससे पहले अपने दर्शकों को सीपेक के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस खबर को आप समझना चाहते हैं तो। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों करोड़ रुपए लगे हैं। पाक का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिनजियांग के काशगर से जुड़ेगा जब ये पूरा प्रोजेक्ट अमल में आ जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है और यह काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। अब इसमें नेपाल को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। ग्वादर से शिनजियांग जाने वाली सड़क की लंबाई देखिए 2442 किलोमीटर है। ये पूरा सीपैक प्रोजेक्ट जो है उसको तफसील से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपैक की सड़क पीओके होते हुए शिनजियांग सीमा में प्रवेश करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीओके होते हुए, पीओके जो कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। सीपैक से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन होगा और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है और अब इसमें क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब इसे हिमालयन प्रोजेक्ट का नाम देकर इसमें नेपाल को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा तो चीन का बहुत काम आसान होने वाला है। मैं चाहूंगा जल्दी से जीडी बख्शी साहब आप जरा समझाइए सर कि इसके पीछे आखिर क्या साजिश हो सकती है। अब ये जो नई जानकारी सामने आई है कि सीपैक प्रोजेक्ट जिसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे थे, अब उसमें अगर नेपाल भी जुड़ जाता है तो क्या हो सकता है? देखिए,
इस वक्त चीन जो है दुनिया के विश्व पटल पे सबसे अलग थलग पड़ गया है। 130 देशों ने चीन के बरखिलाफ ये इंक्वायरी की मांग की थी कि कोविड कैसे चीन से उपज के पूरी दुनिया को संक्रमित किया। ठीक है साहब जी। और वहां पे चीन की झड़पें चल रही हैं अपने जापान के साथ, चीन की झड़पें चल रही हैं ताइवान के साथ। वो फौजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो नेवीज और एयरफोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। साउथ चाइना सी में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देशों के खिलाफ वहां पे वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे जो अमेरिकन 7th पैसिफिक फ्लीट के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त पैसिफिक में घूम रहे हैं। 2 तो साउथ चाइना सी में थे, अपना निमिट्स और रोनाल्ड रेगन, और उसके बाद एक हमारा अंडमान निकोबार सी में भी आया था। अगर इस और जो क्वाड अलायंस है जिसमें कि आप समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर जो है जिसमें अमेरिका, भारतवर्ष, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अब एक जो है एकजुट हो रहे हैं चीन की दादागिरी को चैलेंज करने के लिए। तो अगर चीन पाकिस्तान और नेपाल को लेकर आज बड़ा बाँछे खिल रही है तो मैं समझता हूं ये चीन की बहुत ही नादानी और बेवकूफी साबित होगी। जहां तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ख्याल है जो भी देश इस बैंड वैगन पे कूदना चाहते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये गैर कानूनी है। ये भारतवर्ष की टेरिटरी में हमारी इजाजत के बगैर जो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू, सही बात है, क्योंकि उसमें पीओके भी शामिल है, लिए जा रही है। ये गैर कानूनी है, नंबर 1। नंबर 2, इन देशों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, अपने दाएं और बाएं देखें। और देश जो कि इसमें शामिल हुए थे, ये चाइना पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ये जो कॉरिडोर है, जो सीपेक चाइना है, उसमें उनका बुरी तरह से घाटा हुआ है। क्योंकि वो डेट ट्रैप पे फंसा लिए गए हैं। और वो जो है बिल्कुल उनको अपने, जैसे आप श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए, हम्बनतोता जो उसका जो हम्बनतोता पोर्ट है चीन को हैंड ओवर करना पड़ गया क्योंकि वो उसका डेट सर्विसिंग नहीं कर सका। बिल्कुल आपने जो बातें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीडी बख्शी साहब। और कहीं ना कहीं चीन तो बड़ी भूल कर ही रहा है और नेपाल बहुत बड़ी भूल कर रहा है, चीन का साथ देकर, पाकिस्तान का साथ देकर। एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान पर TV9 भारतवर्ष का एक्सक्लूसिव खुलासा अब आप देखने जा रहे हैं। तहरीके तालिबान के आतंकी ने यह बड़ा खुलासा किया है। ISI ने आतंकियों से मौत के दस्ते की अगुवाई करने को कहा। ISI ने आतंकी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक लिस्ट दी। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की लिस्ट में ज्यादातर पत्रकारों के नाम हैं। यह बड़ा खुलासा एक आतंकी कर रहा है तहरीके तालिबान का। वो क्या कह रहा है आप खुद सुनिए। हमारे साथ जो मुआहदा किया गया था वो DGMI के ख्वाहिश और अप्रूवल पर हुआ था, यानी उस वक़्त के DGMI के ख्वाहिश पर हुआ था। हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए जिस अफसर को मुकर्रर किया गया था उसका नाम कर्नल अजीज़ है, जो मुआहदे के बाद हमें लेने के लिए भी बॉर्डर पर आया था। उस मुआहदे में एक और शख्स का भी किरदार था जो साबिका पार्टा में पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे और अब भी ब्यूरोक्रेसी में एक अहम ओहदे पर है। मेरा उनसे चूंकि जाती ताल्लुक है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो देखिए एक आतंकी क्या खुलासा कर रहा है कि किस तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की लिस्ट सौंपी गई उसमें ज्यादातर पत्रकारों के नाम हैं। तो किस ओर बढ़ता जा रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इसका आपको अंदाजा होगा इस खबर से। पाकिस्तान का भस्मासुर एहसानुल्लाह खान हसन ये है कौन? ये आतंकी संगठन तहरीके तालिबान का पूर्व प्रवक्ता है और वो ये कह रहा है 2012 में मलाला यूसुफजई पर इसने हमला किया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना खूंखार और पेशेवर आतंकी है ये। 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल पर
हमले का आरोपी है, जिसमें सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। दोनों मामलों में दोष साबित होने पर इसे जेल भेजा गया। पेशावर जेल में आईएसआई ने कई हस्तियों को मारने को कहा। यानी जेल में भी बंद एक आतंकी से कैसे आईएसआई काम करवाती है, यह खुलासा हो रहा है इससे। एहसानुल्लाह ने पाकिस्तान की इस पेशकश को ठुकराया। उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। 11 जनवरी 2020 को पेशावर आर्मी जेल से ये फरार हो जाता है। तो ये जो पाकिस्तान का भस्मासुर है एहसानुल्लाह हसन, उसकी डिटेल हमने आपको दी। और पाकिस्तान से ही एक खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास साहब, आतंकियों और पाकिस्तान का एक और गठजोड़ आपके सामने है, क्या कहेंगे? अच्छा समीर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये बात आप समझ लीजिए कि तरीके तालिबान ने 70,000 जो लोग शहीद किए हैं वो पाकिस्तानी थे। इसलिए पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट की, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, पाकिस्तान की अगर सरकार की बात की जाए तो पाकिस्तान की सरकार अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले पाकिस्तान के यूएन में एम्बेसडर तरीके तालिबान के ताने बाने भारत से मिला चुके हैं। और वो ये कहते रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेवल पर ये कहा जाता रहा है कि तरीके तालिबान को जो फंडिंग है वो भारत से आती है और ये भारत के कहने पे सब कुछ कर रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी ये सारा लंबा चौड़ा जो खुलासा किया, इससे पहले जो डिबेट की, सिर्फ चीन और नेपाल नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको एक और खबर नहीं, आप छोड़िए चीन नेपाल पर मत जाइए, सीपैक पर मत जाइए। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक आतंकी से जो फिदाइन दस्ता है उसको लीड करने की बात कही जा रही है आईएसआई की तरफ से ही। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जर्नलिस्ट जो हैं उनकी लिस्ट दे दी जाती है। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपके अंदर ज़मीर है या नहीं है? आपको ये बात कोई अहमियत नहीं रखती आपके लिए? पत्रकारों की लिस्ट सौंपी जा रही है एक आतंकी को। आईएसआई जो आपकी खुफिया एजेंसी है वो बाकायदा एक आतंकी को लिस्ट सौंप रही है कि तुम इस दस्ते को लीड करो, जाओ पत्रकारों को मारो, उनकी जान लो। बात तो सुन लो ना। जिस एहसानुल्लाह खान की आप बात कर रहे हैं ना, इस एहसानुल्लाह खान ने जब ये अफगानिस्तान में बैठता था उस वक्त भी एक लिस्ट निकाली थी जर्नलिस्टों की, जिसमें मेरा नाम भी था। मैं कराची में होता था उस वक्त। आप इन चीजों के ये ड्रामेबाजी जो है ना, तब तो और ज्यादा बोलना चाहिए ना आपको, तब तो और ज्यादा बोलना चाहिए ना। या फिर आप आईएसआई की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि ठीक है इसी तरह से इन दहशतगर्दों से काम लिया जाए। ये जो दहशतगर्द है टीटीपी के, ये आपकी कठपुतली हैं। इनके इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता गुलाम अब्बास साहब। ये झूठ बोलना बंद कीजिए, ये सब बातें पुरानी हो गई, ये आपका प्रोपेगेंडा पुराना हो गया, अब इस पर कोई यकीन नहीं करता। घिसी पिटी बातें करते हैं आप लोग। घिसी पिटी बातें तो आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। पेशावर आर्मी स्कूल में जो अटैक हुआ उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें आपके साथ ताने बाने मिले। अभी कराची में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक हुआ, सीधा आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया। आपको कहा गया कि ये आपके लोग थे। ये कहां से आ गए भाई? जब आप सांपों को पालेंगे, बड़े बड़े अजगरों को खुराक देंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे, तो यही होगा ना। कभी ना कभी ये अजगर आपको भी काटेंगे। यही हो रहा है। अभी जीडी बख्शी जो धमकी दे रहे थे ना कि जो सीपैक में जुड़ेंगे, ये वही धमकियां हैं भाई। आप सीपैक का जो आपको खतरा है ना, आप उसी को लेकर के यहाँ पे दहशतगर्दी करवा रहे हैं। जीडी बख्शी जो कह रहे थे ना कि जो देश भी यहाँ पे आएगा सीपैक के साथ, आप मानने लगते हैं कि आप। मुझे इसी बात से और ज्यादा चिंता होती है क्योंकि आपकी आईएसआई क्या करती है, पाकिस्तान की सरकार क्या करती है, वहां बैठे आतंक के रहनुमा क्या करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन आप जैसे सिटीजन, आप जैसे जर्नलिस्ट जब आकर उसको जस्टिफाई करते हैं तो मुझे और ज्यादा चिंता होती है कि हो क्या रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। जीडी बख्शी साहब, गुलाम अब्बास साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोई जवाब है क्या उसका? गुलाम अब्बास साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जो लिस्ट इस शख्स ने दी थी पहले, उसमें इनका नाम था। और फिर अब ये अपनी सरकार की मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जब आईएसआई को लिस्ट सौंप दी है कि भाई ये जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं इनको ठोक दिया जाए, तो ये बेचारे घबरा के डर के ये दहशत में आके फिर भी आईएसआई की यहाँ पे वकालत कर रहे हैं। उसको दहशतगर्दी कहता हूँ। जीडी बख्शी उसको पहले भी दहशतगर्द कहा था, टीटीपी को आज भी दहशतगर्द कहता हूँ। मैंने अपनी जुबान ना रोकी है, ना हम रोकेंगे। आप भी अपने जो दहशतगर्द है उनको दहशतगर्द कहना शुरू कीजिए। अरे तो गुलाम अब्बास साहब, ये अच्छे और बुरे आतंकी, अच्छे दहशतगर्द, बुरे दहशतगर्द, ये कब तक करते रहेंगे? जो तालिबान वाले हैं वो आपके लिए बुरे दहशतगर्द हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर ये अच्छे दहशतगर्द हैं। जब तक ये करते रहेंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं आपको बताता हूँ
मैं आपको बताता हूँ, हाफिज सईद जेल में भाई के खिलाफ केस चल रहा है, तो कहते हैं कि वो उसके खिलाफ चल रहा है, अगर वो अच्छे हैं तो। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के साथ तालिबान की अगर बात करें तो अमेरिका क्यों एग्रीमेंट कर रहा है? अगर वो दहशतगर्द है तो वो बुरे हैं, तो अमेरिका क्यों आया उनकी कदमों में बैठने के लिए? भाई उनसे भी पूछ लीजिए फिर आप। पाकिस्तान में होती हो वहां जाइए, वैसे करिए। जब कोई दूसरा बोल रहा है आप सुन तो लीजिए कि वो क्या रहा है, उसके बाद आप जवाब दीजिए। लेकिन ये तो बीच में चिल्लाना शुरू कर रहे हैं कि इनको डर लग रहा है कि इनकी जो पूरी होने जाएगी, जी इनकी पोल जाएगी, ये प्रॉब्लम है। ये साहब देखिए, इनको कठपुतली की तरह नचाती है इनकी ISI। एक अल्फाज नहीं बोल सकते वहां से, जो है हिमाकत के बगैर। इनकी हिमाकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, क्योंकि ISI फिर इनको उस लिस्ट पे डालेगी। चलिए बख्शी साहब, थोड़ी और पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोलते हैं, शायद गुलाम अब्बास साहब को एहसास हो। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकिस्तान फिर से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की बड़े हमले की साजिश सामने आई है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। देश के संवेदनशील इलाकों में इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद 15 अगस्त से पहले आतंकिस्तान किस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, ये आपको बताते हैं। आइए बिग वॉल के जरिए इस बड़ी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। बिग न्यूज है, बिग वॉल पर समझिए। 15 अगस्त से पहले आतंकिस्तान एक्टिव है। टेररिस्तान के नाम से पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान, इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिक्र किसका हो रहा है। आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। नदियों का इस्तेमाल कर घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ है कि पानी के रास्ते एक बार फिर आतंकियों को दाखिल कराया जा सकता है। याद कीजिए 26/11 पाकिस्तानी सेना की पोस्ट से ड्रोन हमले की प्लानिंग है। यह भी जानकारी सामने आई है इस अलर्ट में। पाकिस्तान की हर साजिश की हाईटेक कैमरों से निगरानी की जा रही है, इसलिए पाकिस्तान की कोई भी चाल अमल में आने वाली है नहीं। जम्मू में BSF की वाटर विंग ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। 15 अगस्त से पहले हर साल इसी तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है। LOC के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। चिनाब नदी में BSF के जवानों की 24 घंटे गश्त जारी है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर हिमाकत करने की तैयारी में है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पहले से हो चुकी है। BSF ने सीमा की फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। तो 15 अगस्त से पहले एक बार फिर पाकिस्तान एक्टिव नजर आ रहा है। और इस बीच लाल किले पर जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, उसकी भी आप तस्वीरें देखिए। कदमताल की आवाजें हमारे जवानों की कैसे गूंज रही हैं, सुनिए जरा। तो आपने देखा किस तरह से 15 अगस्त के समारोह की तैयारियां चल रही हैं और अब सरहद पर जवानों की मुस्तैदी आपको दिखाते हैं। जम्मू से चिनाब नदी की बहुत खास तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो जरा आप देखिए। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। BSF के जवान किस तरह से यहां पर मुस्तैद हैं और नाव से, बोट्स के जरिए कैसे गश्त लगाई जा रही है। दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी किस तरह से की गई है आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक झलक है, ये एक ट्रेलर है। असल तैयारी क्या है वो ना हम आपको दिखाएंगे ना बताएंगे, लेकिन दुश्मनों को इसका अंदाजा जरूर लगेगा जब वो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक झलक है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। 15 अगस्त से पहले BSF कितनी अलर्ट नजर आ रही है, ये हमने आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाया। और
हमारे साथ, क्योंकि बख्शी साहब मौजूद हैं, इसलिए बख्शी साहब आप ही से चाहूंगा एक रिएक्शन। हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें और सिर्फ एक झलक भर दिखा रहे हैं कि कितनी मुस्तैदी है। क्या इसमें कोई नई बात आप देखते हैं, या फिर यह मानकर चला जाए कि हर साल 15 अगस्त से पहले यही तो करता है पाकिस्तान? देखिए, ये तो दिस इज अ फैक्ट। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ जो है छेड़खानी करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो बैठे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, मैं उनको बता दूं कि अपने मुल्क और अपनी फौज को समझा दें, क्योंकि आप इतने चहते लगते हैं आईएसआई के, उनको समझा दें। आपको पता है उड़ी के बाद क्या हुआ था, आपको पता है जो है पुलवामा के बाद क्या हुआ था, बिल्कुल बालाकोट स्ट्राइक। अगर आप समझते हैं कि हमारी जो तैयारी है केवल अलर्टनेस के ऊपर है कि हम रिवर पेट्रोल कर रहे हैं और आने के रास्ते पेट्रोल कर रहे हैं, वो तो हमारा काम है, ब्रेड एंड बटर है, वो तो 24 घंटा हम करते हैं। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान ने फिर ये हिमाकत करी और वो लेसन भूल गया जो बालाकोट में दिया गया था, जो उड़ी में दिया गया था, तो वो लेसन दोहरा दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब्बास साहब, आपको जरा बता देना पड़ेगा अपने आकाओं को कि वो अकलमंदी से काम ले, शबास में रहे अपने। बिल्कुल। गुलाम अब्बास साहब अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो अपने दर्शकों को दे दूं। पुलवामा हमले को लेकर, उसका जिक्र अभी जीडी बख्शी साहब कर रहे थे, इस हमले को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलवामा हमले के पीछे आईएसआई का हाथ था। एनआईए की जांच में यह बात बिल्कुल सामने आ गई। जिस बात का शक था हुआ वही है। जैश के आतंकियों के साथ यह साजिश रची थी आईएसआई ने। हमले के लिए प्रशिक्षित आतंकियों का इस्तेमाल किया गया, ट्रेंड दहशतगर्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए। पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, ये आपको हम बता दें। अब गुलाम अब्बास साहब, अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सारी तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी, अभी आपकी मर्जी है कि आंख खोलकर उनको देख लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए, अपने आप को झांक लिया जाए अपने अंदर, या फिर आंखें बंद कर ली जाए। अच्छा समीर, जीडी बख्शी साहब, आप हमेशा ना 73 ईयर्स हो गए हैं, एक ही राग लापे जा रहे हैं कि अब के मार, अब के मार, अब के मार, और हर दफा आप मार खा के चले जाते हैं भाई मेरे। आप मुझे ये कह रहे हैं कि बालाकोट हुआ था, ये हुआ था, भाई कोई मसला नहीं है, हमें गुलाम अब्बास साहब, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए आप, इतनी जल्दी, इतनी याददाश्त कमजोर है आपकी। सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, एयर स्ट्राइक भूल गए बालाकोट की। आप अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये जरूर बोलते हैं हमारे 2 दरख्त गिरे थे, हमने 2 जहाज गिराए, हमें कोई उससे नुकसान हुआ। हाँ, हमें ये तकलीफ जरूर हुई कि हमारे 2 गिराए आपने। 2 टुकड़े याद है, ये याद दिलाने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है कि 2 टुकड़े हो चुका है। चलिए बख्शी साहब जरा सुन लेते हैं ना, सुनिए ना, सुनिए गुलाम अब्बास साहब क्या कह रहे हैं। बोलिए। बख्शी साहब, अभी आप मुझे लेक्चर दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना। चले, मैं आपको ये बताता हूं कि भाई आप ये कह रहे हैं ना, आपने 2 दरख्त गिराए थे, हमने जहाज गिरा के हिसाब बराबर कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और बख्शी साहब डिबेट तो आपको क्या हक है तमीज मांगने का डिबेट पे? क्या हुआ था आपके मुल्क के साथ 1971 में? कोई याद दिलाने की जरूरत है? कोई हक नहीं है, आपको भी कोई हक नहीं है लेक्चर देने का। बोलिएगा आप भी अपने देश में रह के बात कीजिएगा। आपने भंगड़े देखे हैं ना पाकिस्तानियों के, करनैल शेर खान को जानते हैं ना? बख्शी साहब 71 कहाँ याद रहेगा, ये तो अभी ताजा जो घटनाएं हुई वही भूल गए, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, एयर स्ट्राइक भूल गए। आप खुद गुलाम अब्बास साहब, आप खुद पाकिस्तानियों की मार खा के आए हुए हैं, आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, मतलब इसी तरह से दहशतगर्दों का साथ आप देते रहेंगे, उनसे काम करवाते रहेंगे। ये स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हो गया पाकिस्तान की, ये मान लिया जाए ना, ये मान लिया जाए ना गुलाम अब्बास साहब, ये आप भी मानते हैं ना? लगा सकते हैं भाई, आप इल्जाम लगाते रहे, इल्जाम के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आप ये इल्जाम लगाते रहे। 15 मैं ठीक है, मैं गुलाम अब्बास साहब आपको समझ गया, लेकिन बीरेंद्र केएम साहब नेपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। बीरेंद्र केएम साहब, क्या नेपाल को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो आज किस मुल्क के साथ खड़ा है? मतलब हिंदुस्तान के साथ पुराने रिश्तों को भुलाकर वो जिस मुल्क के साथ आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसको दुनिया टेररिस्तान के नाम से जानती है। गलत बात है, और समीर साहब गलत बात है। नेपाल किसी के साथ खड़ा नहीं है, नेपाल अपने आप देश के साथ खड़ा है। नेपाल भारत को भी अपने मानते हैं और नेपाल चाइना को भी अपने मानते हैं। नेपाल
के पड़ोसी भारत भी है और नेपाल का पड़ोसी नहीं तो ये चाइना भी चीन है। पाकिस्तान, देखिए, चीन पाकिस्तान और नेपाल का ये गठजोड़ क्या कहता है फिर, बताइए ना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी संबंध है वो आप लोगों का संबंध है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भारत को भी प्यार करते हैं और हमारे पड़ोसी चाइना भी है, हमें नहीं, दोनों से सीपेक प्यार है। प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है नेपाल, भारत के साथ क्या बनना हमारा चाहिए? बेटी और बेटी का बनना संबंध चाहिए है। क्या? भारत के आपको साथ नहीं पता है कि वहां पर बेटी और अवैध बेटी का काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है? पीओके भारत का नहीं, अभिन्न सर। अंग है, वहां पर पीओके में सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर काम कैसे चल सकता है, ये पता नहीं नेपाल को। नहीं, वो आप लोगों की अंदरूनी बात है, उसमें हमें अच्छा, कोई लेना अंदरूनी देना बात नहीं हो है। गई, आपको भारत- कोई मतलब नहीं है। भारत और नेपाल जब की- भारत और सरकार से नेपाल का- भारत से मदद लेनी होती है तब दोस्त बन जाते हैं। चाइना और नेपाल में क्या होगी, वो चाइना और नेपाल देखेंगे ना, उसमें भारत थोड़ा ना भारत की सरहद चलेगी। और दूसरी बात, आपका जो एम्बेसी है लैंचोर में, काठमांडू में, वो अपना एम्बेसडर से पूछिए ना कि आप क्या कर रहे हैं नेपाल में बैठ के, आप इतना पैसा खर्चा करके क्या कर रहे हैं, आपका डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो रही है, आप अपने एम्बेसडर से पूछिए, हमसे क्यों पूछेंगे, हमारे सरकार से क्यों पूछेंगे? अतुल अनेजा अपने सरकार साहब, से पूछिए। क्या ये उम्मीद ही अपना बेमानी है क्या नेपाल से? छोटा सा रिएक्शन सर। सॉरी, आपका सवाल एक बार बताएंगे फिर से? सर मैंने ये पूछा कि क्या ये उम्मीद ही बेमानी है क्या नेपाल से कि वो हमारे हितों का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा हुआ नहीं। नजर ना आए आज की तारीख में? नहीं, ऐसा है कि नेपाल के अंदर बहुत डिविजन्स हैं जी। तो इस वक्त जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, तो ये जो बात हो रही है चीन के साथ जुड़ने की, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है। और इसके अलावा अंदर ही नेपाल में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी। तो एक तो ये है कि ये गिवन नहीं है कि चाइना के साथ ही जुड़ेंगे, ये सरकार जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए हमें भी उसको एक पूरी समझ से देखना है कि ये जो नेशनलिज्म आ रहा है नेपाल में, उसको कैसे हम काउंटर करें। अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से है और उसके खिलाफ जो ताकतें हैं नेपाल में, वो उनके साथ भी हमें जो है एक तरह से अपने एंगेजमेंट और ताल्लुकात रखने हैं। ये नेपाल की गेम बड़ी है, अभी तक ये गिवन नहीं है कि सिर्फ चीन के साथ जाएगा, लेकिन चीन की तरफ से कोशिश जरूर है कि नेपाल को बिल्कुल आने वाले वक्त में नेपाल क्या करता है उस पर नजर रखनी होगी। काउंटर अटैक प्लान जो है वो भारत को तैयार करना होगा। बख्शी साहब, मेरे पास वक्त इतना ही था, इसलिए इस बहस को तो यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब, अतुल अनेजा साहब, वीरेंद्र केएम साहब और गुलाम अब्बास साहब, आपका तो शुक्रिया है ही, और मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। अरब सागर में चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में। कराची बंदरगाह पर चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों को एक साथ देखा गया है। चीन और पाकिस्तान की सबमरीन्स एक साथ, दोनों देशों की पनडुब्बियां परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम हैं, ये हम सब जानते हैं। तो किस तरह की कवायद हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही है, किस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल भी ऐसे मुल्कों का अब साथ देगा? इस हद तक जाएगा क्या नेपाल? ये एक बड़ा सवाल है। और एक और अहम खबर, ताइवान पर अमेरिका को चीन की सीधी धमकी सामने आई है। अमेरिका से बोला चीन, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, ये चीन ने कहा है। अमेरिका किसी भ्रम में ना रहे। अमेरिका ताइवान की नजदीकी से चीन दरअसल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और ये जो ताजा स्टेटमेंट आया है चीन की तरफ से, ये इसी की मिसाल है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।